हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स कवर। तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करते हैं इसमें करंट। तो करंट क्या होता है? जब भी कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है, इसका मतलब उसके अंदर एक करंट है। ठीक है, जैसे कि एक कंडक्टर हम देखते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है। तो अगर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जैसे कि नेगेटिव चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा होगा, बन रहा होगा। तो करंट कब बनेगा? तो ये समझ गए, जब भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो करंट है। तो करंट समझ गए। अब करंट के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लिया। अब समझते हैं कि करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो अगर हमारे पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मान लो ये कंडक्टर है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट का जो फ्लो होगा, तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही लिया जाता है। याद रखना, द फ्लो ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा होगा। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्जेस किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे? इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो याद रखना, करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्जेस की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम यहाँ पर एक और बात ऐड करते हैं कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन। मतलब कन्वेंशनली हम बोलते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा करंट के डायरेक्शन। करंट कब बनता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। तो करंट की डेफिनेशन होती है हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो रेट ऑफ फ्लो है उसे बोलते हैं हम करंट। मतलब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है, दैट इज नोन एज द करंट। करंट मतलब आई, ये होगा कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्ज अपॉन टाइम हमारा करंट का फॉर्मूला बन जाता है। ये Q यहां पर क्या होता है? Q होता है हमारा चार्ज, T होता है हमारा टाइम, और जो हमारा I है वो तो करंट है। तो इतना आप समझ गए होंगे। बाकी आते हैं SI यूनिट्स पे। तो SI यूनिट ऑफ I मतलब करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की SI यूनिट एम्पियर, इसे कैपिटल A से दिखाते हैं। ऐसी SI यूनिट चार्ज की बात करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ Q मतलब चार्ज, वो होती है हमारी कूलॉम। इसे हम कैपिटल C से दिखाते हैं। तो ये होगी SI यूनिट हमारी करंट की, एम्पियर, और चार्ज की कूलॉम। ठीक है, तो ये हमारी SI यूनिट्स होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई सर्किट ऐसा दे रखा है, उस सर्किट में करंट मेजर करना है, तो किसी भी सर्किट में अगर तुम्हें करंट मेजर करना होगा तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। आप एमीटर से करंट को मेजर कर सकते हो। मतलब एमीटर एक डिवाइस है जिससे आप किसी भी सर्किट के अंदर करंट नाप सकते हो। पर बात याद रखना कि एमीटर को किसी भी सर्किट में अगर लगाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना, मतलब सीरीज लगाना। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आगे आएगा, तो वहां पर देख लेंगे। बस इतना याद रखो, अगर करंट मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं। और एमीटर कैसे कनेक्शन में लगता है? सीरीज कनेक्शन में लगता है। बाकी यहाँ पर अगर हमारी SI यूनिट करंट की एम्पियर है, तो कुछ और छोटी छोटी SI यूनिट्स भी होती है, जैसे कि मिली एम्पियर। इसका मतलब होता है मिली। ठीक है, मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को क्या दिखाते हैं हम? मिली एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -3 एम्पियर रहता है। ऐसी होता है हमारा माइक्रो एम्पियर, इसे बोलते हैं हम माइक्रो एम्पियर।
इसे बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। अगर तुम्हें छोटी छोटी यूनिट्स दे रखी है करंट की, जैसे कि मिली एम्पियर दे रखी है, तो मिली एम्पियर होती है 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर जो होती है वो 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा करंट टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हम समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ओवरव्यू देता हूं कि ऐसा डिफरेंस है जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में। मतलब एक ऐसा डिफरेंस जो कंडक्टर के एंड्स के बीच में होना जरूरी है, बिना उस डिफरेंस के कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं करते। क्या है, अब पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। यहां पर एक वाटर टैंक है और एक दूसरा वाटर टैंक है। अब ये दोनों वाटर टैंक को हमने यहां पर एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। इस वाटर टैंक के अंदर वाटर लेवल ये था और इस वाटर टैंक के अंदर वाटर लेवल ये था। मतलब दोनों का ही वाटर लेवल देखो सेम है, दोनों का ही वाटर लेवल आपको सेम दिख रहा है। अब दोनों का ही वाटर लेवल सेम होगा तो क्या यहां से पानी यहां मूव करेगा या यहां से पानी यहां मूव करेगा? इसे ए टैंक बोल देते हैं, इसे बी टैंक बोल देते हैं। तो यहां पर पानी की मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर सेम वाटर लेवल है। पर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसके अंदर वाटर लेवल तो इतना है और इसके अंदर वाटर लेवल थोड़ा सा है। अब यहां पर इसे ए टैंक बोला है, इसे बी टैंक। तो अब इसके अंदर वाटर लेवल ज्यादा है, इसके अंदर वाटर लेवल कम है। तो क्या होने लगेगा, पानी यहां से यहां मूव करना शुरू कर देगा। तुरंत के तुरंत वाटर की मूवमेंट हो जाएगी, जहां पर वो ज्यादा है वहां से वहां जहां वो कम है, मतलब मूवमेंट होने लगेगी। अब मूवमेंट कब हुई, जब वाटर के लेवल में डिफरेंस था। तो वाटर की मूवमेंट तभी हुई जब वाटर के लेवल में डिफरेंस था। जब डिफरेंस नहीं था तो मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो सेम बात होती है हमारी कंडक्टर्स के अंदर भी, कि ये कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अब इसके दो एंड पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना लगेगा। पर अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल का कोई अंतर ही नहीं होगा, तो चार्जेस का फ्लो भी नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है चार्जेस के फ्लो होने के लिए। अगर चार्जेस का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। मतलब मेन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अगर चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी सेटअप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को सेटअप करने के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही ज्यादा क्या है, कंपलसरी, जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही करते हैं यहां पर हम डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड as the work done to move a charge, to move a unit charge बोल देते हैं, to move a unit charge from one point to other, from one point टू अदर। ठीक है, मतलब कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, डेट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखाते हैं V से। तो V का फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर W का मतलब होगा वर्क डन, W का मतलब होता है वर्क डन, Q का मतलब होता है चार्ज, और V का मतलब समझिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं यहां पर बोलूं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। एसआई यूनिट जो होती है इसकी होती है हमारी वोल्ट, जिसे हम दिखाते हैं कैपिटल वी से। तो एसआई यूनिट इसकी होगी वोल्ट। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, अच्छा एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, अगर मैं वर्क डन की एसआई यूनिट पूछूं तो वर्क डन की एसआई यूनिट पता होगी आपको, जो होती है जूल। वर्क डन की एसआई यूनिट है जूल, जिसे हम जे से दिखाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे बोलना है कि मेरा 1 वोल्ट, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब हम 1 जूल का वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने, मूव करवाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तब जाके हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट आएगा। तो ऐसे आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो वहां पर आप लिख देना when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, then the potential difference between these two points is known as 1 volt। तो आपको 1 वोल्ट समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप बोल भी सकते हो कि 1 वोल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा 1 जूल कूलम्ब इनवर्स। अब बाकी इतना आपको समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको जैसे आपको करंट मेजर करना था तो उसके लिए एमीटर यूज करते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर को लगाते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं वोल्टेज नापने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जिस भी कंपोनेंट से हमें वोल्टेज नापनी है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो हम वहां पर वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसके सर्किट डायग्राम्स है इसमें छोटे छोटे से, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। सर्किट डायग्राम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले सेल, तो सेल को दिखाना है तो ऐसे सेल हमारा होता है, ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। फिर अगर तुम बैटरी दिखा रहे हो तो बैटरी का होता है हमारे, जब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स आपस में कनेक्टेड है तो एक बैटरी बन जाती है हमारी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर। रेजिस्टर की बात करें तो ऐसे दिखाते हैं उसे हम, ठीक है। फिर आ जाएगा रियोस्टेट। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है रियोस्टेट। तो इसका ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, ठीक है। बाकी इसमें बल्ब का आ जाएगा। बल्ब कैसे दिखाओगे आप, ऐसे करके आप बल्ब दिखा सकते हो सर्किट के अंदर। फिर आती है आपकी प्लग की। प्लग की भी 2 तरीके की है, एक है ओपन, एक है प्लग की क्लोज्ड। तो ओपन प्लग की कुछ ऐसी दिखती है और क्लोज्ड प्लग की कुछ ऐसी दिखती है, जहां पर बीच में ऐसा दिखे, मतलब कि सर्किट पूरा बंद है, क्लोज्ड है। अगर सर्किट ओपन होगा तो वहां पर हम प्लग की लगाएंगे, पर उसको क्लोज नहीं करेंगे, उसे ओपन ही छोड़ देंगे। फिर है हमारे वायर्स। वायर्स में अगर कोई जॉइंट वायर्स है, ठीक है, जॉइंट वायर है, मतलब वायर विद जॉइंट है, तो ऐसे दिखेंगी, ठीक है। पर कुछ ऐसी वायर्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही है पर जुड़ नहीं रही है, एक दूसरे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, मतलब दीज आर द क्रॉसिंग वायर्स विदाउट जॉइंट। क्या है हमारी क्रॉसिंग वायर्स है विदाउट जॉइंट। वायर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है पर इन दोनों में कोई जॉइंट नहीं है बीच में। तो ये सारे हमारे सिंपल से कुछ सर्किट डायग्राम्स हैं जो कि हम यूज करेंगे अपने सर्किट्स में। अब इसमें एक वोल्ट मीटर और एमीटर को भी दिखाने के लिए आ सकता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे V से, और एमीटर दिखाना है तो ऐसे एमीटर को दिखा देंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं एक सर्किट डायग्राम के अंदर, और एमीटर को ऐसे दिखाएंगे एक सर्किट डायग्राम के अंदर। तो ये हमारे कुछ सिंपल से सर्किट डायग्राम्स हैं जो इस चैप्टर में आगे यूज करने वाले हैं सर्किट्स में हम,
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके चैप्टर का, जो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ को सिंपलेस्ट वे में अगर बोला जाए तो ओम्स लॉ ये बताता है कि V अपॉन I का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि V अपॉन I का रेशियो इज कांस्टेंट। V अपॉन I का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब जो वायर्स हैं, वायर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। पर कब, जब टेम्परेचर रहे कांस्टेंट। जब हम वायर का टेम्परेचर रख रखा है कांस्टेंट, वायर के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा किसके, करंट के। या बोल सकते हैं कि V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा ऑलवेज। तो यही ओम्स लॉ है हमारा सिंपल सा। अगर V अपॉन I का रेशियो जो है वो है हमारा कांस्टेंट, तो इनने बाद में ये बोला था कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है R। वो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है R। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू IR। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिससे वो क्या करता है, अपने अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है उसे करता है रेजिस्ट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, इसके बारे में मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आर के बारे में पहले एक बार ना, V और I के बीच में ग्राफ होता है ओम्स लॉ के लिए, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ रहता है ओम्स लॉ के लिए, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओम्स लॉ के लिए V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाएगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ये बात क्लियर से याद रखना, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास कर रहा होगा। अब आते हैं वापस से R पे। R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, पर उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस, मतलब कि कुछ रुकावट है उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं हो पा रहा, उसमें कुछ रुकावटें आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही होंगी, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से आ रही होंगी, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से आ रही होंगी। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट। ओम्स लॉ के बाद आते हैं हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे हमारा यहाँ पर है R रेजिस्टेंस, तो R का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन I। बाकी इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ R इक्वल टू ओम। अगर हम SI यूनिट निकालें तो इसकी निकल के आती है ओम, उसका सिंबल ये है हमारा। ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। SI यूनिट आगे निकालोगे तो ओम होगी। यहां पर आपको ये भी चीज दिख रही होगी तो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब सिंपली सी बात है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो करंट तो अपने आप ही घटेगा ना। मतलब अगर एक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अंदर करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और एक और बात यहां पर मैं बताता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस जो होता है एक वायर का वो भी बढ़ता है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, याद रख लो, T मतलब मैं यहां दिखा रहा हूं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो एक कंडक्टर के अंदर तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट करेगा डिक्रीज, करंट करेगा डिक्रीज। तो एक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो ये होगी हमारी सिंपल सी कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बात। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है हमारी ओम। अगर मैं ओम का रिलेशन निकालूं तो 1 ओम किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट।
और नीचे जो करंट होगा कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहां से 1 ओम जो होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। तो ये कुछ छोटे छोटे रिलेशन है। बाकी आते हैं हम फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, तो किन किन फैक्टर्स से रेजिस्टेंस में चेंज आता है तो उनकी बात करते हैं। मतलब 11 टॉपिक करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तो हम सीधे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की लंबाई होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या जो भी कंडक्टर है। मतलब R जो होता है वो L मतलब लेंथ की बात हो रही है, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। तो एक वायर का, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर की लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के एरिया के। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन A के। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाता है और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है रो, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रो। अब इस रो की बात करें तो ये रो क्या होता है, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं रो। उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम रो कहते हैं। तो यहां से हमारा R का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रो L अपॉन A। R का फॉर्मूला बनता है रो L अपॉन A। L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती होगी, तो ये बात एकदम याद रख लेना कि रेजिस्टिविटी कभी, जैसे कि रेजिस्टेंस है ना वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो ही चीजों पे, एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का क्या मटेरियल है, कौन से मटेरियल का हम कंडक्टर ले रहे हैं उस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। दूसरा कंडक्टर के टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, कभी उसकी लेंथ और कभी उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कौन, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ रो, रो की जो एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी हमारी ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। बाकी बात कर लेते हैं रो की। तो रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे, ठीक है। बाकी डज नॉट डिपेंड ऑन, डजंट डिपेंड ऑन, डिपेंड नहीं करती, डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी है ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये बात याद रखना। तो ये तो होगी कुछ सिंपल सी बात है। अब इसमें एक बात और करते हैं अलॉयज के बारे में। आपको पता होगा अलॉय क्या होते हैं। कभी भी दो मेटल्स को, दो नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करें तो उससे बनते हैं हमारे अलॉय, ठीक है। तो अलॉयज जो होते हैं ना, जैसे दो मेटल को मिक्स किया उससे बना हमारा एक अलॉय। तो अलॉयज जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी निकल के आती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, मतलब जिस मेटल से वो बने हुए हैं ना उससे भी ज्यादा निकल के आती है। याद रखना, कोई भी अलॉय अगर हम बनाते हैं तो उस अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा निकल के आती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जिस मेटल से वो बना था उससे भी रेजिस्टिविटी ज्यादा निकल के आई किसकी, उस अलॉय की। तो
जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है किसी भी अलॉय की वो ग्रेटर देन होती है रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल से। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब एक और बात कि अलॉयज जो होते हैं वो कभी भी रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं करते एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो एकदम से ऑक्सीडाइज नहीं होते। दो खासियत है अलॉयज की हमारी, एक तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से, और दूसरा जो अलॉयज होते हैं दे डू नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। अलॉय डजंट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब ये भी समझ लो बर्न नहीं करते रेडिली एट हाई टेम्परेचर। जो हमारे अलॉयज होते हैं एक तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है मेटल से, दूसरा वो हाई टेम्परेचर पे कभी ऑक्सीडाइज नहीं करते, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करते, बर्न नहीं करते। इसी वजह से तो हमारे हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं, जो भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस रहते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उन हीटिंग डिवाइसेस में हम अलॉयज का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, उसके दो कारण हैं जो आपको दे देने हैं कि एक तो अलॉय की रेजिस्टिविटी उनके कांस्टेंट मेटल से भी ज्यादा निकल के आती है, दूसरा अलॉय डजंट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वी यूज अलॉयज इन आवर हीटिंग डिवाइसेस, जैसे कि हमारा गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हमारा केटल्स हो गया, इलेक्ट्रिक केटल्स जो है हमारी, ठीक है, इन सब के अंदर हम अलॉयज का यूज करते हैं। तो अलॉयज क्यों बेटर रहेंगे वो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और जो हमारे कंडक्टर है उनकी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। और यहीं पे अगर मैं बोल दूं जो हमारे इंसुलेटर है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा, तभी तो इंसुलेटर है, वो करंट का फ्लो ही नहीं होने दे रहे होंगे। तो ये तो एक सिंपल सी बात थी। तो हमारा फैक्टर्स जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता था वो भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो। यहां पर मिलता है एंड टू एंड कनेक्शन। कैसा कनेक्शन मिलेगा, एंड टू एंड, जब हमारे कोई भी रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उस जो भी हमारा कॉम्बिनेशन बनता है डेट इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको ढंग से देखा जाए तो ये कैसे जुड़े हुए हैं हमारे, ये हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो इसी वजह से ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है वहां पर रहता है करंट सेम, करंट रिमेन्स सेम ऑन ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर पे, मतलब ये जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इन सब पे अगर मैं करंट चेक करूंगा तो सब पे करंट कितना मिल रहा होगा, सेम। अगर बैटरी से आई करंट आया होगा तो इस पे भी आई करंट गया होगा, इस पे भी आई करंट गया होगा, इस पे भी आई करंट गया होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो रहता है सेम, पर वोल्टेज सब पे सेम नहीं होती। मतलब इस पे V1 वोल्टेज गई होगी, इस पे V2 वोल्टेज गई होगी और इस पे V3 वोल्टेज गई होगी। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन मिलता है, ऐसे कुछ दिखता है एंड टू एंड कनेक्शन। बाकी करंट क्या रहता है, हर एक रेजिस्टेंस पे, रजिस्टर पे, हर एक रजिस्टर पे जो करंट मिलता है वो सेम मिलता है। बाकी इन सब का अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आता है, वो सारे रेजिस्टेंस का सम कर दो सिंपली, तो वही हमारा इक्वल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है। इन सबको बस सिंपली ऐड करना होता है। एक पॉइंट और यहां ऐड कर देना कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हाईएस्ट से भी हाईएस्ट निकल के आता है, बड़े से भी बड़ा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए
कि तुम्हें क्या करना है, ये कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2-3, इनको ऐसे लगाओ कि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस निकल के आए, तो उन्हें सीरीज में लगा देना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट निकल के आता है रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर तुम्हें चाहिए तो कैसा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट रेजिस्टेंस देता है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहां मिलता है हमें, ये बात याद रखना। देखो जैसे कि ये 10 ओम का था, ये 20 ओम का और 30 ओम का, अब तीनों को ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40 ओम, तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 10, 20 और 30 कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 60 ओम। ठीक है, तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था वो तो 30 ओम का था, पर जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है इस तीनों का मिला के आ रहा है 60 ओम, मतलब जो सबसे बड़ा था 30 ओम उससे भी बड़ा आ रहा है, मतलब कि बड़े जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमने लगाया होगा इन तीनों में से उससे भी बड़ा आएगा कौन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आगे आपको समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहीं पे आ जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कनेक्शन होता है वहां पर हमको हमें क्या दिखते हैं, कॉमन पॉइंट्स। यहां पर आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे यहां पर, या आपको मिलता है यहां पर कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल देखने को मिलता है। अभी कॉमन पॉइंट्स और कॉमन पोटेंशियल कैसे देखने को मिलता है देख लेते हैं सर्किट में। अब ये हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल लगे हैं, पर समझे कैसे ये पैरेलल लगे हैं। तो देखो इधर ये बैटरी लगी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आया होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव मिला होगा, इससे ये भी पॉजिटिव बन गया होगा, और ये यहाँ कनेक्टेड है तो ये भी पॉजिटिव बना होगा, ये यहाँ कनेक्टेड है तो ये भी पॉजिटिव ही बना होगा। ऐसे यहाँ से नेगेटिव किया तो ये नेगेटिव बना होगा, इससे ये भी कनेक्टेड है तो ये भी नेगेटिव, इससे ये कनेक्टेड है ये भी नेगेटिव, इससे ये कनेक्टेड है ये भी नेगेटिव है बना होगा। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को ढंग से देखो तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के जो तीनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक ही साथ जुड़े हैं, और इन तीनों के नेगेटिव टर्मिनल भी एक साथ जुड़े हैं, मतलब सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ। तो कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल दिख रहा है। तो जब भी तुम्हें हर रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ता हुआ दिख जाए, जैसे इन तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पे जुड़ा है, ऐसे इन तीनों का नेगेटिव टर्मिनल एक ही जगह पे जुड़ा है, जब तुम्हें सबके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए दिख जाए तो समझ जाना वो कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता था, यहां पर रहता है पोटेंशियल सेम। यहां पर क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब इस पे बैटरी से V वोल्ट गया होगा तो इसको भी V मिला होगा, इसको भी V और इसको भी V, सब पे पोटेंशियल सेम गया होगा। बाकी यहां पर अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो होता है Rp, तो 1/Rp की वैल्यू निकल के आती है 1/R1 प्लस 1/R2, इन सब के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे निकलता है। बाकी यहां पर एक और बात करते हैं, जैसे यहां पर हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता था ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे से भी छोटा रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें बहुत ही कम रेजिस्टेंस चाहिए, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए इन सब रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट करो और ऐसे करो कि शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देना। अगर बोले हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देना। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों फायदेमंद होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के जगह पे। ठीक है, तो उसको हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहला ये हमारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रखा था। ऐसे ही हमारे कुछ दिखा देते हैं, दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो रखा है। अभी दोनों ही सर्किट आपके कंप्लीट दिख रहे होंगे। ऐसे ही है R1 से R2 दिखा। अब ये दोनों आपके सर्किट कंप्लीट दिख रहे हैं,
अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपका यहां पर एक बल्ब लगा है, जैसे कि मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, ये वाला रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, दिखाते हैं, ये बल्ब लगा दिया, बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा है। अब ये बल्ब ना बाई चांस हो गया फ्यूज, खराब हो गया। अब बल्ब खराब हो गया तो मतलब बल्ब तो गया यहां से, खत्म। अब बल्ब जैसे फ्यूज हुआ मतलब बल्ब चले गया यहां से, उसका अब वर्किंग ही नहीं है। वो लगा भी होगा तो उसका कोई कनेक्शन, उसने तो कनेक्शन तोड़ दिया ना बीच में से। तो बल्ब जैसी फ्यूज होगा तो हमारा सर्किट हो जाएगा ब्रेक, और अगर ये सर्किट हो जाएगा ब्रेक तो यहां पर वाले भी जो बल्ब लगे होंगे वो भी वर्क करना बंद कर देंगे। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारा एक भी कंपोनेंट काम करना बंद करता है तो पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाता है, सारे कंपोनेंट्स ही काम करना बंद कर जाते हैं। मतलब जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी आप लाइट्स देखोगे, बहुत सारी लाइट्स आपको दिवाली के टाइम पे देखा होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी होती है। अगर उसमें एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पूरी ही हमारी जो लाइट होती है वो ही जल्दी बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन है। पर यही चीज अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन में बोलूं, यही चीज मैं पहले कॉम्बिनेशन में बोलूं कि ये कंपोनेंट खराब हो गया है, तो जैसे ये कंपोनेंट खराब हो गया मतलब इसे हटा दो यहां से, ये कंपोनेंट तो खराब हो गया। पर अभी देखो सर्किट तो अभी भी नहीं टूटा है, हमारा सर्किट नीचे वाला अभी भी कंप्लीट है। ढंग से देखो, ये सर्किट नीचे वाला अभी भी कंप्लीट पड़ा हुआ है। यहां से सर्किट ब्रेक हो गया तब भी ये सर्किट देखो पूरा कंप्लीट है, कहीं से ब्रेक नहीं हुआ नीचे वाला। मतलब पहला कॉम्बिनेशन में कोई भी एक कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो वहां पर हमारा सर्किट ब्रेक तब भी नहीं होता, दूसरा कंपोनेंट तब भी काम करता रहता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, कोई भी अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है, पर उसकी बल्ब एक फ्यूज हो गया पर उसकी वजह से ऐसा तो नहीं होता पूरी घर की लाइट चली जाती है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां से तो बल्ब फ्यूज हो चुका है, पर बाकी जो हमारे घर के अंदर कॉम्बिनेशन है वो पहला कॉम्बिनेशन है, मतलब सर्किट तो ब्रेक हुआ ही नहीं होगा। तो इसी वजह से पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन से बेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कंपोनेंट खराब भी होगा तब भी वहां पर हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होता। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी कंपोनेंट हमारा खराब होता है तो पूरा ही सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गया। बाकी एक और हमारा फायदा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादातर कम ही चाहिए होता है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस होगा तो फायदा रहेगा। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन इस वजह से बढ़िया है। दूसरा रीजन कि उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या मिलता है, कम, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस मिलता है ज्यादा, इसी वजह से पैरेलल फायदेमंद है। बाकी एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं, जैसे कि हमें यूज करना है एक हीटर और एक छोटा सा बल्ब। अब हीटर और एक बल्ब यूज करना है, दोनों का इनपुट है वो सेम नहीं होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम करंट जाता है। अब क्या खुद सोचो, एक बल्ब को और एक हीटर को सेम करंट चाहिए होगा? एक बल्ब और हीटर को क्या सेम करंट पे दोनों काम करेंगे? नहीं, एक को ज्यादा चाहिए होगा, एक को कम चाहिए होगा। तो ऐसे सर्किट में तो वो काम ही नहीं करेंगे, ऐसे सर्किट में तो हम लगा ही नहीं पाएंगे ऐसे दो कंपोनेंट्स को जिनकी इनपुट जो है, करंट इनपुट जो है अलग अलग है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम रहता है, वो तो दोनों को ही सेम करंट देगा। तो इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में हम ऐसे वाले डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते। पर पहले कॉम्बिनेशन में अगर हम लगाएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन क्या करता है, वोल्टेज सेम देता है पर करंट उनको जितना वो उनको चाहिए उस हिसाब से दे देगा। तो इसी वजह से पहला कॉम्बिनेशन भी बेटर होता है। समझ में आया कि हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक भारी कंपोनेंट है, हल्का है, दोनों के करंट इनपुट से अलग है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को ही सेम दे देगा। तो इसी वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं यूज करके वहां पर पहला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों को वोल्टेज सेम देगा पर करंट जितना उन्हें चाहिए उतना ही देगा। तो ये सब था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उस वीडियो में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है उस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो के तुरंत बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट। सिंपल सा टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट, फटाफट से इसे खत्म करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें कुछ एनर्जी तो वो यूज करता है। जैसे एक बल्ब है वो जल रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ एनर्जी तो वो लाइट की फॉर्म में हमें दे रहा है, पर कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, खर्च हो जाती है। जैसे एक फैन आपके घर में चल रहा होगा
तो कुछ एनर्जी तो वो घूमने में यूज कर रहा होगा, पर कुछ एनर्जी जो होगी वो वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप उसे टच करोगे तो आपको गर्म दिखेगा। तो यही जो हीटिंग हमें दिख रही है इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक कंडक्टर से जब भी करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर हीट होने लग जाता है, दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले आते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है W मतलब वर्क डन और T मतलब टाइम। अब वर्क डन के बारे में बात करें तो आपने पीछे V पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन का वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, V इंटू क्यू। वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू क्यू। तो यहां से वर्क डन का वैल्यू बन जाएगा V इंटू क्यू और नीचे आ जाएगा टाइम। और अभी आपने पढ़ा था कि Q अपॉन टाइम क्या होता है, Q अपॉन T क्या होता है, करंट होता है। Q अपॉन T क्या होता है, करंट। तो Q अपॉन T की जगह क्या रख देंगे हम, I। Q अपॉन T की जगह क्या रख देंगे, I। तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VI। तो यहां से हमारा एक पावर का फॉर्मूला बन जाता है VI। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने पावर का फॉर्मूला रखा वर्क डन, W मतलब वर्क डन, नीचे टाइम। फिर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया वर्क डन अपॉन चार्ज करके, वहां से वर्क डन की वैल्यू आ गई पोटेंशियल इंटू चार्ज V इंटू क्यू। क्यू इधर आ गया। फिर उसकी वैल्यू यहां रख दी, वर्क डन की वैल्यू VQ और नीचे T, और Q अपॉन T को लिख सकते हैं हम I। तो यहां से Q अपॉन T को हमने लिख दिया I। तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला बन जाता है VI। पावर का फॉर्मूला बन गया VI। अब बात करते हैं हीटिंग की, हीट की। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब इसको H हीट एनर्जी से बोलते हैं हम। हीट एनर्जी को H से दिखाते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला, हीट एक टाइप की क्या है, हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ई से मैं बोलता हूं एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो हीट भी तो एक एनर्जी है, तो हीट का भी फॉर्मूला होगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर क्या आता है, VI और T टाइम। पावर की जगह VI लिख दिया और ये T टाइम। तो हीट का फॉर्मूला हमारा बन जाता है VIT। अब इसके और भी फॉर्मूले हैं, इसके दो और पार्ट फॉर्मूले हैं। जैसे कि आप यहां पर V की जगह रख दो IR। इसी फॉर्मूले में अगर V की जगह क्या रख दो मैं, IR, तो खुद देखो H अगर V की जगह रखता हूं IR इंटू IT, तो I और I बन जाएगा I स्क्वायर RT। तो हीट का फॉर्मूला दूसरा आ जाएगा I स्क्वायर RT। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनाते हैं। यहां पर जो हमारा H इक्वल्स टू VIT था, जो हमारा H इक्वल्स टू VIT निकला था, इसमें I की जगह रख दूंगा V अपॉन R। कौन सा होता है, I क्या होता है, V अपॉन R। तो V I की जगह रख देंगे V अपॉन R, ये T। तो यहां से H की वैल्यू बन जाएगी V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हाइट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हाइट के, सॉरी हाइट बोला मैं यहां पर, हीट के तीन फॉर्मूले हो गए, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अब यहां पर मैं इस पे आ रहा हूं, इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। याद रखना इस वाली इक्वेशन को, H is equals to I square RT is known as the Joule's law of heating। अब Joule's law of heating क्या बताता है कि जो हमारी हीट एनर्जी H होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। हीट एनर्जी जो होती है H वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और हीट एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। टाइम, उस टाइम के जिस टाइम तक हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बताता है कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने समय के लिए हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो टाइम पे। तो ये हो गया हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट तो हो गया हमारा खत्म। लेना चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हीटिंग इफेक्ट के बाद हम करेंगे एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सिंपल सी इसकी 2-3 एप्लीकेशन है, उसे भी खत्म करते जाते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होगी, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है,
एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर हीट बन रही है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर, जो हमारे गीजर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती है, हमारी टोस्टर्स होते हैं, उनके अंदर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये होगी, जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइसेज हैं उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो जाता है। अब यहां पर हम सेकेंड बात करते हैं, और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हीटिंग डिवाइसेस में हम अलॉयज का क्यों यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलॉय क्यों यूज किए जाते हैं, तो वहां पर रीजन दे देना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल्स के से ज्यादा होती है, इसी वजह से अलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हीटिंग भी ज्यादा होगी। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे अलॉयज रेडिली ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं करते, तो वो हो गया यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहली एप्लीकेशन की हीटिंग डिवाइसेस में यूज होता है। सेकंड एप्लीकेशन इसकी बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है हमारे बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। अब टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन जो होता है, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि हीटिंग से ना बल्ब का, जो पहले के टाइम पे जो बल्ब आते थे उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता था, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता था वो फिलामेंट। अगर आप देखोगे तो बल्ब्स होते थे, उस बल्ब के अंदर ऐसा फिलामेंट ये लगा होता था, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट होता था ना, ये जो हमारा फिलामेंट है, ये किसका बना होता था, ये बना होता था टंगस्टन का। अब जैसी इस फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता था तो ये फिलामेंट होने लगता था धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे गर्म होता था, तो गर्मी से जो होता था इसमें लाइट बनने लग जाती थी, ये ग्लो होने लग जाता था, गर्म होते होते ये जलने लग जाता, ग्लो, इसमें से ग्लो निकलने लग जाता था, और थोड़ी देर बाद हमें क्या देने लग जाता था, रोशनी। मतलब हीटिंग इफेक्ट से तो हम लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है हमारा इसका एप्लीकेशन। अब इसमें टंगस्टन का एक यूज किया गया फिलामेंट बनाने के लिए, तो उसका भी रीजन सुन दो। टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इतना 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। मतलब इतने टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट करता है, क्योंकि वो बल्ब जो होगा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल मेटल यूज करेंगे वो तो मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर, तो इसी वजह से हम टंगस्टन को यूज करते हैं एज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। बाकी इस टंगस्टन जो हमारा फिलामेंट है टंगस्टन, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए एक और चीज होती है कि हम इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस भरते थे। नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस भरी जाती थी, नाइट्रोजन एंड आर्गन, फिलामेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए, कि फिलामेंट जल्दी खराब ना हो, जल्दी वो रिएक्ट करके खराब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो इसी वजह से बल्ब के अंदर गैसेस भरी जाती थी, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस भरी जाती थी। नॉन रिएक्टिव गैसेस ये होती हैं, जिससे क्या करती हैं, ये फिलामेंट की लाइफ बढ़ा देती है, लंबे समय तक वो फिलामेंट का हम यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया। अब आते हैं तीसरी एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, हीटिंग डिवाइसेस में। सेकंड एप्लीकेशन हो गया लाइट के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसी गर्म हुआ तो इसने ग्लो देना शुरू कर दिया, ग्लो मतलब लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड होता है हमारा फ्यूज। फ्यूजेस जो होते हैं, हम घर में जो फ्यूज यूज करते हैं उसमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। कैसे, जो हमारी फ्यूज वायर होती है ना, वो हम ऐसी ही वायर यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ही कम। फ्यूज वायर जो होती है हमारी, फ्यूज वायर जो होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली फ्यूज वायर की बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है। अब लो मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे नहीं कि एकदम ही लो है, वो डिपेंड करता है कहां पर हम वो फ्यूज यूज कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा फ्यूज है, उस तरीके की फ्यूज वायर में उस तरीके का मेल्टिंग पॉइंट वाली फ्यूज वायर यूज करनी है। मतलब कि जैसी हमारा एक फ्यूज लगाते हैं हम एक सर्किट में, अब सर्किट में अगर अचानक से कोई हाई करंट फ्लो होने लग जाए तो करंट अगर बढ़ जाएगा तो हीटिंग बढ़ेगी, और अगर वो फ्यूज नहीं, बाय चांस आपने फ्यूज नहीं लगाया तो करंट अगर बढ़ेगा एकदम से तो सीधे आपके अप्लायंसेस में जाएगा डायरेक्ट वो करंट, और अगर वो करंट डायरेक्ट अप्लायंसेस में जाएगा तो अप्लायंस खराब हो जाएंगे अगर हाई करंट जाएगा तो। पर अगर आपने अपने घर में फ्यूज लगाया होता तो क्या होता, जैसे ही करंट बढ़ता तो वो जो फ्यूज वायर थी उस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बहुत ही कम। अब फ्यूज वायर के अंदर जैसे ही हाई करंट फ्लो होने लगा तो हीटिंग ज्यादा हो गई। अभी बताया ना,
हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर। तो अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो हीटिंग भी बढ़ जाएगी। तो उस फ्यूज वायर के अंदर, ये हमारा फ्यूज होता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर ये फ्यूज वायर है, जैसी सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया तो हीटिंग बढ़ जाएगी। अब हीटिंग कैसी बढ़ेगी, तो हमने 2 मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर यूज करी थी, तो वायर कर जाएगी बीचों से मेल्ट, और जैसी ये वायर मेल्ट कर जाएगी तो हमारा सर्किट यहां से हो जाएगा ब्रेक, पूरे घर की बिजली चली जाएगी। मतलब हमारे अप्लायंसेस किससे बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे। इसी वजह से हम फ्यूज वायर्स का यूज करते हैं, मतलब फ्यूजेस का यूज करते हैं अपने घरों में। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा तो हीट बढ़ेगी तो वो फ्यूजेस क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे खराब होने से। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्यूज को हर एक सर्किट में यूज कर सकते हैं। हर सर्किट के फ्यूज जो होता है वो अलग आता है, उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से कि इस सर्किट में इतने एम्पियर का 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना है, तो उस रेटिंग के हिसाब से वो फ्यूज आता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करता है करंट पे। 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उस हिसाब से बनाया जाएगा कि वो 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा हो कि वो मेल्ट हो जाए, ऐसा बनाया जाता है। तो फ्यूज वायर हम ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका लास्ट टॉपिक, पावर एप्लीकेशन होगी। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं और इसे खत्म करते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा पावर की डेफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। और पावर की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन का जो रेट होता है उसे ही हम पावर कहते हैं। मतलब पावर क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पर अभी मैंने बताया था हीट भी एक टाइप की क्या थी, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, ई मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं एनर्जी, नीचे टी मतलब टाइम। पावर इज द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या बोला था मैंने यहां पर, हीट एनर्जी भी तो एनर्जी है, तो यहां हो जाएगा हीट अपॉन टाइम। हीट का फॉर्मूला क्या था, VIT, नीचे टी रख दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। वैसे हमने थोड़ी देर पहले भी निकाल लिया था VI। बाकी ये फॉर्मूला जो मैंने यहां बताया, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम, या आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, इसको याद रखना कि कई बार आपको हीट दे रखा होता है, टाइम दे रखा होता है, पावर पूछा तो डिवाइड करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो पावर समझ में आ गया। पावर के सिंपल सा हो गया ये। इसकी SI यूनिट कर लेते हैं। SI यूनिट इसकी होती है हमारी, SI यूनिट ऑफ पावर होती है हमारी वॉट होती है। इसे W से हम दिखाते हैं, SI यूनिट इसकी वॉट हो जाएगी, इसे हम W से दिखाते हैं। अगर यहीं पे हम पावर अगर 1 वॉट है तो पावर 1 वॉट कब होगी, अगर P की जगह 1 वॉट लिखा तो वोल्टेज कितनी होगी 1 वोल्ट, करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो हमारा पावर 1 वॉट तब आती है जब हमारा 1 वोल्ट एम्पियर, मतलब जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट का और करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर का, तो हमारा उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर निकल के आती है वो 1 वॉट निकल के आती है। तो ये हो गया हमारा। बाकी यहां पर एक रिलेशनशिप हम बनाने वाले हैं, इतना हो गया, तो उस रिलेशनशिप की भी देख लेते हैं एक हम। जैसे वॉट होता है ऐसे होता है हमारा किलोवाट। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। तो अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी जो होती है उसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होती है जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी जो थी, एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, ठीक है, ठीक, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, पर यहां पर कॉमर्शियल यूनिट की बात कर दे तो कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। अब मुझे ना किलोवाट आवर में और जूल में ना रिलेशन निकालना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो सबसे पहले किलोवाट का देखो, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर को अगर मैं स्प्लिट करूं तो यहां पर दिख रहा है 1 किलोवाट और 1 आवर। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट,
1000 वॉट। और 1 आवर में कितने सेकंड? 1 आवर में 3600 सेकंड्स। सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 जीरो इसके और इसके 3 जीरो, तो ये हमारे 5 जीरो और हो जाएगा वॉट सेकंड। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 336 इंटू 10 की पावर 5 जीरो, इसको ऐसे लिख देते हैं वॉट सेकेंड। अब स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है तो मेरा एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब इसके बाद यहां पॉइंट आना चाहिए। तो इसमें एक्चुअली पॉइंट यहां था, तो डेसिमल पॉइंट को मेरे को एक डिजिट आगे बढ़ाना है। अगर पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो पावर में भी एक ऐड कर देंगे, मतलब पावर 5 से क्या हो जाएगी 6 वॉट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर जो होती है वो इतने वॉट सेकंड के बराबर होती है। अब ये वॉट सेकंड किसके बराबर होता है? वॉट सेकंड बराबर होता है जूल के। अभी कैसे जूल के बराबर है? अभी मैंने आपको बताया कि पावर क्या होता है हमारा, हीट अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम। पावर की सही यूनिट क्या थी? वॉट। हीट की सही यूनिट क्या थी? जूल। टाइम की सही यूनिट क्या थी? सेकंड। इस सेकंड को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा वॉट सेकंड, इधर बचेगा जूल। तो वॉट सेकंड किसके बराबर दिख रहा है हमें? जूल के बराबर। वॉट सेकंड किसके बराबर दिख रहा है? जूल। तो इस वॉट सेकंड की जगह क्या लिख देंगे हम? जूल। तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होती है हमारी वो कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर निकल के आती है। तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कॉमर्शियल यूनिट है किसकी है? एनर्जी की। और किलोवाट आवर जो होती है वो कितने जूल्स के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो सीरीज एंड पैरा कॉम्बिनेशन के एकदम डीप में उसके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके लिए कनेक्टेड रहना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।